इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नो, तुम वर्ल्ड के कोई भी कंपनी ले लो, सब कंपनी का एक ही फीडबैक है, डिसीजन हेल्प्स अचीव गोल्स। नाउ मैकडोनल्ड्स का स्टोरी जानने के लिए तुमको समझ में पड़ेगा कि मैकडोनल्ड एक छोटा सा रेस्टोरेंट था अमेरिका में, जो हॉलीवुड के लोगों के लिए था। मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स थे। एक आदमी था जिसका नाम था रे क्रोक। वो तो मिक्सर बेचने वाला, जैसे किचन में मिक्सर बेचते ना, रे क्रोक, KROC स्पेलिंग। उसका तो नियत था मिक्सर बेचने का, बट उसने जब देखा कि कितना प्रोफेशनली चल रहा है तो उसने उनको बोला, आप फ्रेंचाइज मतलब एक्स्ट्रा ब्रांचेस या फ्रेंचाइजी क्यों नहीं खोलते। तो उन्होंने बोला, हमारे पास टाइम नहीं, तू खोल। तो उसका नियत था कि 2-4 जगह होटल खोलेंगे तो मेरे मिक्सर बिकेंगे, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो खुद संभालने वाला है। आज बर्गर में वर्ल्ड नंबर 1 मैकडोनल्ड्स है, 35,000 के ऊपर आउटलेट्स है। वर्ल्ड नंबर 2 बर्गर किंग है। सो हेल्प्स अचीव गोल मतलब क्या? तुम फैसला लोगे तभी तो होगा। एक्चुअली मैकडोनल्ड्स के मालिक लोग का फैसला था ही नहीं बढ़ाने का, ये रे क्रोक का फैसला था। और एक ऐसा समय आया कि रे क्रोक ने उनको बोला, तुम मुझे मैकडोनल्ड्स बेच दो। उन्होंने उस समय कुछ 600 करोड़ ऐसा फिगर बोला कि स्टोरी को कि रे क्रोक के हाथ से फोन ही गिर गया, इतना बड़ा रकम बोला। फिर भी उसने कर्जा लिया कि कर्जा कुछ 30-40 साल का लिया कि 30-40 साल में लौटा दूंगा। और रे क्रोक जवान नहीं था, उनकी एज 55-60 थी। 10 साल में उन्होंने पूरा कर्जा लौटा दिया। इतना फेमस हो गया मैकडोनल्ड। दूसरा, एक्शन ओरिएंटेड। इसमें मैं तुमको KFC का स्टोरी बताऊंगा। KFC जो है, KFC का जो फाउंडर है ना, वो जो दाढ़ी मूंछों का, जो, क्या तुमने कभी KFC में एक बूढ़ा आदमी देखा है जिसका फोटो, वो क्या बोलते हैं, तुम चिकन का कुछ तो मिलता है ना उसमें, केंटकी फ्राइड चिकन जिसको बोलते हैं, उसमें जो फोटो रहता है ना बूढ़े आदमी का, वही एक्चुअली उसका फाउंडर है, कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स करके। बेसिकली वो 60 साल के बाद, उनकी उम्र 60 इयर्स हो चुकी थी और जिंदगी से थके हारे, लिटरली ऐसा बूढ़े हो गए। पर उसको एक चीज पता था, और मुझे लगता है जहां तक मेरा नॉलेज है ना, उनका एक पेट्रोल पंप था। और सिचुएशन ऐसा हो गया कि, जहां तक मेरा नॉलेज है, कुछ तो रास्ता बनने के कारण से पेट्रोल पंप बंद हो गया। ऐसा कुछ तो था कि उनको, उनका बिजनेस में घाटा हो गया। अब उनको एक ही चीज आता था, चिकन बनाना। उसमें उनके पास एक सीक्रेट रेसिपी था 11 मसाले का। तो उन्होंने 1000 लोग को दिखाया, सबने रिजेक्ट कर दिया। एक जन ने एक्सेप्ट किया, और देखो आज KFC वर्ल्ड वाइड है। सो उन्होंने एक्शन लिया, कितना 1000 लोग से जाकर मिले, टेस्ट करवाया, सबको पसंद आया, लेकिन किसी ने उनका रेसिपी खरीदा नहीं। किसी को भरोसा नहीं था एक बूढ़े आदमी पर। और आज देखो, हाँ, कुछ साल बाद उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए में बेच दिया अपना KFC। लेकिन आज भी जो KFC के जो भी खाने जाते हो तुम, उसमें उसी आदमी का फोटो है, कॉलोनल सैंडर्स करके। बहुत बढ़िया स्टोरी है। और वैसे अब कंपनी के भीतर की बात करते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फैसला तो सबको लेना है। इम्पोर्टेंस क्या है? तुम फैसला लोगे तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगा। जैसे कि कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर को तो हर रोज फैसला लेना पड़ता है, आज कौन सी गाड़ी बनाना है। वर्कर को हर रोज काम करना पड़ता है।
डिसीजन, काम जाने के लिए भी तो फैसला लेना है कि आज जाऊंगा काम में, काम करूंगा। सेल्स मैनेजर को कस्टमर से मिलना पड़ता है, डील फाइनलाइज करना पड़ता है, अकाउंट्स वाले को रिकॉर्ड करना पड़ता है, एंट्री। सो एक्शन परवेजिव, सब लेवल पे काम करना पड़ता है। हेल्प्स सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसमें तुमको एक स्टोरी बताता हूँ होंडा कंपनी की। होंडा का जो फाउंडर था, होंडा कंपनी, माउस से लिख रहा हूँ मैं, का फाउंडर था सोइशिरो होंडा। अभी बैड लक, उनकी डेथ हो गई, ज्यादा नहीं 10-20 साल ही हो गए। सोइशिरो होंडा, अभी सोइशिरो होंडा साइकिल में इंजन लगाकर बेचते थे। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में उनके फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, धमाका, बर्बाद हो गए थे। और सोइशिरो होंडा को एक प्रॉब्लम था गाड़ी डिजाइनिंग में। उनको ना एक जगह, बिकॉज वो पढ़े लिखे नहीं थे, गैराज में काम करते थे, उनको एक जगह समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी का जो कार्बोरेटर है ना, मेरा स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है, कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर शायद डबल टी होगा, चेक करना पड़ेगा। सो कार्बोरेटर में कुछ कैसे डिजाइन करने का समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और वो सिर्फ जहाँ कार्बोरेटर सिखाया जाता ना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, सिर्फ उसका लेक्चर करते थे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक बार उसको बुला के हकाल दिया, तो सोशिरो होंडा ने प्रिंसिपल को बोला, सर मैं नॉलेज के लिए आ रहा हूँ, क्वालिफिकेशन के लिए नहीं। प्रिंसिपल ने माना नहीं, उसको हकाल दिया, लेकिन तब तक उन्होंने कार्बोरेटर का सीख लिया था टेक्निक, और वो गाड़ी में लॉन्च किया। आज देखो होंडा कितना आगे है। तो उनका एक प्रॉब्लम था, क्या? कार्बोरेटर को कैसे डिजाइन करने का, क्योंकि उनका लगातार, अच्छा, उनको प्रॉब्लम आया, तुरंत नहीं चले गए, उन्होंने बहुत महीने ट्राई किए कार्बोरेटर बिल्ड करने का, लेकिन वो बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में उनको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। सो तुमको बोलते ना हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम, जैसे कॉलेज गए उन्होंने सीख लिया कार्बोरेटर डिजाइन, रिड्यूसिंग द गैप। सी एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द डिजायर्ड सिचुएशन, वो वाली बात है। एक आदमी, कौन, शेरपा तेनसिंग, शायद एडमंड हिलरी, जो जिस माउंट एवरेस्ट जिसने क्लाइम किया, उनको पूछा गया कि भाई तुमने, ये माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, तुम पहले काउंट, सीढ़ी मतलब 8,800 एंड समथिंग मीटर्स, 8,800 के ऊपर मीटर्स है, तुम इतने ऊपर चढ़े कैसे? उसने बोला, वन स्टेप एट अ टाइम। मतलब वो जहाँ थे और जहाँ पहुंचना था, हर रोज का डिसीजन, हर रोज एक स्टेप से वो पहुंचे। बढ़िया स्टोरी है ना ये। सो रिड्यूसिंग द गैप, हर रोज गैप कम होते गया, जहाँ यहाँ थे फिर यहाँ पे आए तो गैप कम हो गया ना, लास्ट में पहुंचे वो। सो उसकी मूवी भी है शायद, एवरेस्ट, मुझे चेक करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया मूवी है। सो तुम जहाँ पे और जहाँ पहुंचना है, ठीक है, तो ये गैप रिड्यूस करता है कौन? डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तुमको एक प्रोडक्शन में कंसेप्ट सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग। नाउ तुमने सुना होगा पुराने गाड़ियां बहुत स्ट्रांग होते थे, आजकल के गाड़ियां स्ट्रांग नहीं। अब मैं जरा अजीब गाड़ी ड्रॉ करूंगा, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये हैंडल है, ये का है, ये हैंडल है, सोचो। ये जो है ना, पहले पूरा मुझे लगता है स्टील था, जो गाड़ी का कवर है ना, पूरा स्टील, पूरा स्टील था। लकली अच्छा बन गया ना गाड़ी, स्टील था। आजकल बहुत सारा फाइबर लगाते हैं, इसकी वजह से आजकल बोलते ना, गाड़ी गिर गई तो फिर टूट जाती है, फाइबर। तो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है? वैल्यू इंजीनियरिंग की, तुमने जो स्टील है साइड में, उसको रिप्लेस कर दिया बाय फाइबर, तो कंपनी को दो फायदे होते हैं, एक तो वजन कम होता है, कॉस्ट सस्ता होता है, और माइलेज ज़्यादा मिलता है। हाँ, लेकिन गिर गई तो बैंड बच जाता है आदमी का। सो
बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आजकल के बाइक्स है, बहुत सारा फाइबर यूज करते हैं। मेरे टाइम में फाइबर मैंने नहीं सुना, सब स्टील ही यूज होता था, इसलिए पुराने गाड़ी ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखो आजकल कैसे पार्ट को रिप्लेस किए जाते हैं बाय सस्ते पार्ट्स। कई बार लोगों को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो ठीक है भाई, हम क्वालिटी, आजकल तो एक चावल भी ले लो, मोटे चावल, पतले चावल, बासमती चावल, तो तुम पर है, तुम रिसोर्सेज अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो तुमको शायद सस्ते में। सी वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, तुम पार्ट रिप्लेस कर देते हो बाय सस्ता पार्ट, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस बदलता नहीं है। गाड़ी अभी भी चलती है फाइबर से, कभी भी चलती थी। तो बट डिसीजन कंपनी ने क्या लिया, कॉस्ट कम करना है ना। सो ऑप्टिमम गिव्स डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग। सी कौन सा कंपनी का है तुमको, हाँ इसका ही ले लेता हूँ मैं, सोनी कंपनी का एग्जांपल लो। सोनी कंपनी के दो फाउंडर्स थे, ये भी इंडिपेंडेंस के बाद छतरी के नीचे बनाते थे। सोनी एक वर्ड है सोनस, उससे आया, विच मीन्स साउंड, सोनस उससे आया विच मीन्स साउंड। इसके दो फाउंडर थे, एक था एक्यो मोरिटा, एक्यो उसकी बुक भी है, मेड इन जापान शायद, बहुत बढ़िया बुक है, एक्यो मोरिटा। और एक था इबुका, इबुका जबरदस्त इंजीनियर था, पूरा क्रिएटिव। और मोरिटा मार्केटिंग में, जैसे स्टीव जॉब्स है, मार्केटिंग में एक नंबर था। तो जब ये लोग ने डिजाइन किया, ये लोग छतरी के नीचे बनाते थे, और इन्होंने वॉकमैन जैसा कुछ तो क्रिएट किया था। और सोनी कंपनी तब तक सक्सेसफुल हो गई थी, तो मोरिटा अमेरिका में थे, यूएसए में। और जो अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसमें पहली जापानीज कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे बेचे गए वो सोनी है। तो मोरिटा वॉज इन अमेरिका, और सोनी की टीम में काफी यंगस्टर्स थे, और उसको नाम भी सूझ नहीं रहा था, लेकिन जापान में वॉकमैन में ने धूम मचा के रखा था, नाम वॉकमैन नहीं था। और जापान में इतना ज्यादा सेल हो रहा था, तो मोरिटा को समझा भी नहीं, यंगस्टर्स जो काम करते थे उन लोगों ने नाम भी रख दिया बेचना। सो देखा जाए तो वॉकमैन का इन्वेंशन सोनी ने किया है, और ये नाम भी बोलते ना यंग टीम ने रखा था। इनफैक्ट मेरा पहला वॉकमैन सोनी का था, एक नंबर का क्वालिटी था। फिर बाद में डिस्कमैन आया, वो भी सोनी ने इन्वेंट किया था। उसके बाद उनको समझ में आया कि वॉक, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना, उनका जो डायरेक्शन था बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम से वॉकमैन और डिस्कमैन, जो कैसेट प्लेयर से शिफ्ट हो गया डिस्कमैन की तरफ, ठीक है। तो एक समय सोनी लैपटॉप भी बनाती थी, फिर उन्होंने लैपटॉप बनाना बंद कर दिया। उन्होंने अपना डायरेक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा, बट नॉट, बोलते ना, लैपटॉप्स उन्होंने बंद कर दिया। लैपटॉप को एक नाम था, मुझे, वायो, वायो बहुत बढ़िया था, कलर्ड एकदम डिजाइनर था, लेकिन महंगा बहुत था। उन्होंने गलती कर दिया, रेट रेट ज्यादा रखा था बाकी के कंपैरिजन में। सस्ते लैपटॉप जो आते थे उस समय 25-30, सोनी हमेशा 35-38 थाउजेंड, हमेशा 5-10 हजार ज्यादा रखा, लैपटॉप में नहीं चलता है। आजकल तुमको लैपटॉप लेना ना, सब जगह सेम रेट से, सोनी ने वो गलती कर दिया था, इसलिए आउट हो गया मार्केट से। डेल ने उड़ा दिया उनको, देखा जाए तो डेल और एचपी ने। इसके और कम से कम 50 एग्जाम्पल मेरे मन में फ्लाई कर रहे, बट अवॉइड करूंगा मैं। नेक्स्ट, एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। सेल्स डिपार्टमेंट ने फोरकास्टिंग किया कि 2000 गाड़ी बनाना है, बराबर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसला लेना है गाड़ी बनाने का, परचेज डिपार्टमेंट को खरीदी करना है, एचआर डिपार्टमेंट को आदमी देना है, अकाउंट डिपार्टमेंट को पे करना है, सबको फैसले लेने पड़ेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट को लोग देना पड़ेगा, फिनेंस को पैसा देना होगा। सब डिसीजन के बिना, सब, यदि परचेज डिपार्टमेंट ने खरीदा ही नहीं रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो सबका कोऑर्डिनेशन, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट ने जो बजट, जो फोरकास्ट किया सेल्स का, सब डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है, और सबको फैसला लेना पड़ेगा।
और एम्प्लॉयज को भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को भी डिसीजन लेना पड़ेगा। इम्प्रूव्स मोरल। अभी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सपोजिटली दिसंबर 30 या 31 को सब एम्प्लॉयज को बुलाएगा, बोलेगा देखो सपोजिटली एक कार का शोरूम है, जनवरी में अपने को 500 कार बेचना है या 2000 कार बेचना है, तुम लोग 15 से 20 लोग हो, सबको 50-50 कार या 100-100 कार बेचना है। सडनली बोलते ना मोटिवेट्स पीपल वाला पॉइंट भी आ गया और सबको ऐसे डाउन भी लग रहा हो, ऐसे बैठे हुए वो लोग ठीक है बोलते हैं और उनको बोला पर कार तुमको 500 रुपया या 1000 रुपया हम देंगे। सब लोग खुश। दिसंबर में सपोजिटली सबने कम कार बेचे, कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, कम बेचा तो कम बेचा, जनवरी का नया टारगेट दे रहे हैं तुमको, हर कार के पीछे 1000 रुपये देंगे। एक तो वो लोग को जो डाउन लग रहा था मोरल सबका ग्रुप यूनिटी हो जाएगा, एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, प्लस पैसा एक्स्ट्रा दे रहे तो मोटिवेशन आ जाएगा, तो वो लोग को ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाता है, तो वो लोग काम शुरू कर देंगे। कई बार जब तुम कार ले लो, बाइक ले लो, तुमको पता है कई बार बैंक का जो आदमी है तुमको बोलता है ना अकाउंट खुलाओ, उसका कारण है जो भी अकाउंट खुलाते हो बैंक उस आदमी को 1500 या 1000 रुपये देता है पर अकाउंट, इसलिए तो लोग फोर्स करते हैं अकाउंट खुलाओ, ये कारण है। करेक्ट, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।